गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकेटीयू के लास्ट सेम के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। आपका सब्जेक्ट रहने वाला है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एंड ये जो पेपर है आपका 2022 एंड 23 का है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का था, आपके इवन सेमेस्टर का। अब जो आपका एग्जाम है वो ऑड सेम का है। तो फर्स्ट सेम में जो आपका सब्जेक्ट कोड रहता है, इस सब्जेक्ट के लिए वो रहता है BAS 104। एंड वाइल ऑन दी अदर हैंड आपका जो सेकंड सेम के लिए कोड रहता है वो रहता है BAS 204। सो ये आप देख सकते हो सब्जेक्ट कोड BAS 104 एग्जाम पेपर में। अब जो आप एग्जाम देंगे वो, अगर आपका ऑड का है तो BS 204 कोड होगा सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बीटेक सेम 1 थ्योरी एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। आपका टाइम रहने वाला एग्जाम के लिए 3 आवर्स और टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 70। तो सबसे पहले हम नोट पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ऑल सेक्शन सॉरी। तो आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, A B C। आपको तीनों सेक्शन करने पड़ेंगे। तीनों ही जो है आपके मैंडेटरी हैं। द क्वेश्चन पेपर में बी आंसर्ड इन हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और इन द मिक्स लैंग्वेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एज पर कन्वीनियंस। सो बेसिकली आप इस पूरे पेपर को हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। और इनफैक्ट आप चाहो तो आधा पेपर हिंदी में आधा पेपर इंग्लिश में ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट ऐसे में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें एग्जामिनर है जो चेकर होगा आपकी कॉपी का, वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, या तो आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो हिंदी लैंग्वेज में करो अगर आप हिंदी मीडियम से रहे हो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से रहे हो तो इंग्लिश में अटेम्प्ट करो, ठीक है। ऑल दो मिक्स्ड भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो उससे आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जो पेपर है वो सॉल्व सॉल्व बाई हाईटेक वर्ल्ड एकेटीयू है। और मेरा नाम है ऋतिक। सो अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में आपके सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट्स। 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 1 देख सकते हैं आप, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ, यानी निम्न सभी प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो सब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनवायरनमेंट एंड नेम द कंपोनेंट एंड सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो अब मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। तो वर्ड एनवायरनमेंट, जो आपका एनवायरनमेंट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड है, जिसका वो है एनवायरोनर। एक फ्रेंच वर्ड है एनवायरोनर, उससे ये डिराइव हुआ है। और एनवायरोनर का मतलब होता है टू एनसर्कल और सराउंड, यानी कि इनसर्कल माने हमारे आसपास, सराउंड माने हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास। तो इसकी सिंपली डेफिनेशन जो होगी 2 मार्क्स के लिए, सिंपली भी डिफाइंड एज सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म माने कोई भी जीव, यानी इसमें हम भी आते हैं। तो कोई किसी भी जीव के आसपास की सराउंडिंग हमारी एनवायरनमेंट कहलाती है। यानी कि सिंपली कैन बी डिफाइंड एज सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव। कोई भी जीव जहाँ जी रहा है उसके आसपास की जो भी जगह है वो एनवायरनमेंट कहलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए हमारा एनवायरनमेंट होगा आसपास हमारा जो एयर है ह्यूमन के लिए, और फिश के लिए जो उसका एनवायरनमेंट होगा आसपास उसका जो है वाटर। तो ये समझ गए ना आप इससे, आसपास इन सर्कल यानी सराउंडिंग्स में। अब एनवायरनमेंट दो तरह के हो सकते हैं। सराउंडिंग्स इंक्लूड थिंग्स नॉन लिविंग और लिविंग। नॉन लिविंग को हम एबायोटिक भी कहते हैं, जैसे कि एयर वाटर सॉइल, हमारे आसपास जितने भी एयर वाटर सॉइल हैं वो सब नॉन लिविंग सराउंडिंग्स हैं। और वाइल ऑन दी अदर हैंड जो बायोटिक यानी कि लिविंग होती है, हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे रेगुलर कांटेक्ट में आते हैं वो सारे लिविंग्स होते हैं, ठीक है। 2 नंबर में आपको सिर्फ इतना लिखना है, मोर देन इनफ है। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखो, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इकोलॉजी, डिफाइन द टर्म प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। सो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी सिंपल डेफिनेशन है, इज द स्टडी ऑफ अर्थ हाउस होल्ड इंक्लूडिंग द प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग दैट कैन लिव टुगेदर इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट। एक तरह समझो ये आपका घर है, ये आपका घर है। अब घर में जितनी भी सारी चीजें होंगी वो आपके सारे हाउस होल्ड, यानी कि फ्रिज, एसी, पंखा, ये सब आपके हाउस होल्ड होंगे। तो सिमिलरली जो हमारी अर्थ है, अर्थ एक घर मान लो। तो घर के अंदर जो भी चीजें हैं लाइक प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन बींग जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये इसकी स्टडी
वो कहलाती है इकोलॉजी। और एनवायरनमेंट को हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण, और इकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। 2 नंबर में, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास क्या होता है। और हाँ, इकोलॉजी में प्रोड्यूसर कंज्यूमर ये भी पूछ रहा था। प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर, तो हमारे अर्थ के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं लाइक प्लांट्स, ये आपके होते हैं प्रोड्यूसर। कंज्यूमर आपके ही होते हैं जितने भी एनिमल्स, ह्यूमन बींग, वो जो प्लांट्स को ईट करते हैं वो कंज्यूमर। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके डिकम्पोजर। सो इसी आंसर में ही आपको तीनों मिल जाएंगे। इसको लिखोगे मोर देन एनफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बोलते हैं सतत विकास। तो इसका मतलब ये है कि इट मीन्स द मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि अभी हमें प्रेजेंट की नीड्स हैं वो सारी मिल जानी चाहिए विदाउट कंप्रोमाइज, हमारे फ्यूचर की जो भी नीड्स हैं उसको कंप्रोमाइज किए बिना। सो ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और सस्टेनेबिलिटी को अटेन करने के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है ह्यूमैनिटी के लिए। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन करने के लिए। बाकी इसका जो डिटेल्ड एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिटेल्ड भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप 2 मार्क्स के पर्पज से नहीं, अगर इसे 7 मार्क्स के पर्पज से पढ़ना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस इन ब्रीफ पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है? यानी कि इकोसिस्टम का मैंने आपको मतलब बताया। मेरी हिंदी की राइटिंग। ठीक है, पारिस्थितिकी। इस इकोसिस्टम का मतलब, पॉन्ड का मतलब आप सबको पता ही है, ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, तालाब। ठीक। अब पॉन्ड इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास की जो भी, जो इकोलॉजी का तो मतलब आपको पता है पारिस्थितिकी, हाउस होल्ड। इसी तरह से ये इकोसिस्टम का मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पूरा ये है इकोसिस्टम का। इकोलॉजी पूछता है तो पारिस्थितिकी, और इकोसिस्टम पूछता है तो पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। अब बेसिकली इसका हिंदी में बताता हूँ कि हमारे आसपास की जो भी ज्योग्राफिकल एरिया होता है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक। राइट। अगर हम कहीं रह रहे हैं तो हमारे आसपास की कॉलोनी होगी, वो हमारा इकोसिस्टम हुआ एज ए ह्यूमन बीइंग। सिमिलरली हमसे पॉन्ड की पूछ रहा, तो पॉन्ड के आसपास का जितना भी इकोसिस्टम होगा, क्या होगा? प्रोड्यूसर्स होंगे, प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, डायग्राम में देख लो, इजिली सिंपल समझ में आ जाएगा। कंज्यूमर होंगे लाइक टर्टल है, स्नेक है उसमें। उसके बाद डिकम्पोजर्स होंगे, नीचे ह्यूमस है। ये आपका पॉन्ड इकोसिस्टम है। यानी कि पॉन्ड के आसपास की जो भी एक्वेटिक प्लांट्स और एक दूसरे से एनिमल इंटरेक्ट करते हैं वो आपकी पॉन्ड इकोसिस्टम होता है। बाकी आप डेफिनेशन एक बार इसकी पढ़ लो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और ये आपका एल्गी वगैरह हो जाता है ज्यादातर, पानी जमा रह जाता है, उससे काई जम जाती है। तो यही आपका पूरा पॉन्ड इकोसिस्टम पूछ रहा है। पॉन्ड का मतलब आपको पता है तालाब, इकोसिस्टम का मतलब बता रहा हूँ ज्योग्राफिकल एरिया, आसपास जो भी चीजें होती है वो। ठीक है। 2 मार्क्स में मोर देन एनफ है। आप एक बार डेफिनेशन की जरूर पढ़ लेना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज फ्लोरोसिस एंड हाउ इट इज कॉज एंड स्टेटस प्रिवेंटिव मेजर। आप देख सकते हैं एक बार ये ना, व्हाट इज फ्लोरोसिस, हाउ इट इज कॉल्ड, स्टेटिव प्रिवेंटिव मेजर। अगर आपके पास ये लास्ट सेम का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है तो ये भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, लास्ट में मैं सब बताऊंगा। ओके। सो फ्लोरोसिस क्या होता है? फ्लोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, स्पेशली इन द चाइल्ड, जो हमारे फ्लोराइड होता है, न्यूट्रिएंट का नाम फ्लोराइड, वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, स्पेशली इन द किड्स। उससे फ्लोरोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। इसका मेन जो सिम्टम यही होता है कि हमारे जो दांत होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। फ्लोरोसिस इज अ कंडीशन दैट इज इन व्हाइट और ब्राउन स्पेकल्स ऑन योर टीथ। यानी कि दांत होते हैं, दांत के ऊपर ब्राइट ब्राउन पीले पीले हो जाते हैं ना बच्चों के छोटे छोटे, वो होता है बेसिकली। सो ये अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ में होता है, यानी कि छोटे बच्चे, जब आपके परमानेंट टीथ आर डेवलपिंग, जब आपके परमानेंट टीथ डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है। और ये कोई
ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न है, ये आपकी हेल्थ को हार्मफुल नहीं होती। फ्लोरोसिस से आपकी हेल्थ में कोई हार्म नहीं है, बस यही है कि आपके दांत दिखने में कॉस्मेटिक कंसर्न यानी दिखने में थोड़े गंदे लग सकते हैं। लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी है, जैसा कि इसमें बोला गया है ना, हाउ इट इज कॉस्ट। कॉस्ट मैंने बता दिया ये कैसे होता है, फ्लोरोसाइज बता दिया कैसे होता है, कॉस्ट बता दिया। इसका ट्रीटमेंट क्या है, हाउ टू प्रिवेंट फ्लोरोसिस इन किड्स। तो आप स्मॉल अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट, यानी कि ज्यादा टूथपेस्ट यूज करना नहीं करना, आपको थोड़ा ही करना है। और स्पिट आउट द टूथपेस्ट, डोंट swallow। आपको टूथपेस्ट करने के बाद स्पिट करना है, उसको swallow नहीं करना। और इसको रिंस आउट ऑफ रीच। और ये सब कीप टूथपेस्ट एंड माउथ रिंस आउट ऑफ रीच, बच्चों से थोड़ा दूर रखना है कि एक्सेसिव यूज ना करें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड नेम द गैसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग आप डायग्राम से देखिए आपको समझ में आएगा। ये आपकी अर्थ है, ये आपका फायर है, यानी कि फायर से क्या होता है, हॉट बढ़ता है, हॉटनेस, ठीक है। तो अर्थ अर्थ का जो टेम्परेचर है, इंक्रीज इन ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। जो धीरे धीरे, ग्रेजुअल माने धीरे धीरे, एक साथ नहीं। जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर साल ब साल, महीने महीने जो बढ़ रहा है, वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। और ये होता किससे, इसमें नेक्स्ट इसी में पार्ट है, नेम द गैसेस रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर पॉल्यूटेंट। ये इसकी मेन गैसेस है, CO2 एंड CFC। ओके, 2 मार्क्स में मोर देन एनफ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट सेक्शन ए में से, व्हाट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये रहा एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। is a process that allows individual to explore environmental issues, engage in problems solving and taking action to improve the environment। सो एनवायरमेंट का आपको मतलब पता है पर्यावरण, और एजुकेशन का मतलब पता है आपको शिक्षा। तो पर्यावरण के बारे में जो भी शिक्षा होती है, वो एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंदर आती है। जितने भी हमारे एनवायरमेंट के इश्यूज होते हैं, वो सब इसमें आता है, ठीक है। सो बेसिकली सेक्शन ए में सिर्फ इतना ही। आप सारे क्वेश्चन देख लो एक बार। बाकी आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में देखना है, डिटेल। तो मैंने इन सारे यूनिट्स की एक वन शॉट वीडियो बना रखी है, उसमें सारा इसका एक्सप्लेनेशन है। आप उसको रेफर कीजिए। ये सारे 2 मार्क्स के रेफरेंस से मैंने इसको सॉल्व किए हैं। अगर आपको 7 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक रेडी करना है, तो आप एक बार वन शॉट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और कमेंट में भी पिन कर रखी है, ओके। हम मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में क्या होता है, आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, जिसमें से आपको अटेम्प्ट यानी 3 निम्न में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। तो सेक्शन ए में आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, सारे करने थे। सेक्शन तो आपको सारे करने हैं, सेक्शन ए में अंदर क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं थी, ठीक है। फाइल ऑन दी अदर हैंड, सेक्शन बी में आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो आपको जो बेस्ट 3 आते हैं वो कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म इकोलॉजिकल पिरामिड, गिव सुटेबल एग्जांपल, एक्सप्लेन द टर्म अपराइट एंड इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है पिक्चर के रूप में। जैसे कि देखो ये है, जिसमें क्या बताता है, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर और फंक्शन इकोसिस्टम के, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताता है, ठीक है। जो कि स्टार्ट होता है बेस पर, आपका होता है प्रोड्यूसर, उसके सक्सेसिव ट्रॉपिक्स को आपके होता है कंज्यूमर, और जो टॉप पे होता है एपेक्स पे, ये जो टॉप होता है, ये इसको एपेक्स बोलते हैं इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड में, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरह से रिलेशन दिखाता है नंबर्स के बीच में, बायोमास के बीच में, एनर्जी के बीच में। सो प्रोड्यूसर्स आपका ये पहला प्रोड्यूसर्स हो गया, फिर कंज्यूमर हो गए। कंज्यूमर भी कई तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और उसके बाद आपका लास्ट में होता है डिकम्बर, ठीक है, ओके। तो ये सब इसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। और ये जो रिलेशनशिप होती है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ, ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, लाइक ये पिरामिड है ना। तो इकोलॉजिकल पिरामिड आप देख सकते हैं, ग्रास को ईट करता है ग्रास ऑफर को ईट करता है फ्रॉग, फ्रॉग को ईट करता है स्नेक, स्नेक को ईट करता है ईगल,
ओके। सो बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो तीन तरह का होता है। पहला पिरामिड ऑफ नंबर्स, दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये है इसका डिटेल्ड टाइप्स। तो मैंने बताया तीन, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो आपको बेसिकली अगर ये डिटेल में पढ़ना है अच्छे से, 7 मार्क्स में क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो इसके लिए आपको मेरी वन शॉट वीडियो देखनी पड़ेगी यूनिट नंबर 1 की, जिसका मैंने लिंक है अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, तो वहां से आप एक बार जरूर देख लेना। 2 बार पढ़ा के मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो वहां पे जाके एक बार आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। और बेसिक आइडिया मैंने आपको उसका दे दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बेस पे प्रोड्यूसर है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये एपेक्स, एपेक्स माने टॉप, टॉप पे आपका टर्शियरी कंज्यूमर है, ठीक है। और बाकी टाइप्स डिफरेंट सब मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मटेरियल साइकिल, विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम डिस्क्राइब द कार्बन साइकिल। सो मटेरियल साइकिल से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको डिटेल में जो भी क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले मैं अपने चैनल की बात कर लेता हूँ। तो मेरे चैनल का नाम है आईटेक वर्ल्ड एकेट्यू। सो आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की आपको वन शॉट वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और बाकी फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक बार ज्वाइन बेशक मत करना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। तो अगर आप मेरी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वन शॉट वीडियोस की प्लेलिस्ट खोलोगे, तो आपको पहला जो वीडियो मिलेगी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मिलेगी। उसके बाद ये पांचों यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। उसके बाद जो है पांचों यूनिट का फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा वन शॉट, यानी एक लेक्चर में एक वीडियो खत्म। और बहुत लेंथी लेक्चर नहीं, आप देख सकते हैं 29 मिनट 35 मिनट, यानी ऑन एवरेज आधे घंटे के लेक्चर है। तो वन शॉट वीडियोस आप जरूर देखना, ओके। उसके बाद आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाएगी कि काम कैसे करना है पेपर में, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे नंबर लाने के लिए काम कैसे करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ईवीएस सब्जेक्ट को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, बट इससे फाइनली आपके ग्रेड पे बहुत फर्क पड़ता है, आपकी सीजीपीए पे बहुत फर्क पड़ता है, एसजीपीए आपकी बहुत बढ़ती है, सेमेस्टर वाइज होती है एसजीपीए, और ईयर वाइज होती है आपकी टोटल सीजीपीए। तो इन पे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, इनको अच्छे से करना। बाकी 2-2 मार्क्स के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख लेना। और लास्ट टाइम का पेपर सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा, जो मैं आपको करा ही रहा हूँ, ओके। सो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मटेरियल साइकिल। मटेरियल्स माने होता है भौतिक, भौतिक चीजें जितनी भी होती हैं, जैसे कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोर एक्सेट्रा, ये सारे एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं थ्रू बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। आप पूछोगे बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट, अगर आप पूछोगे तो वैसे आपको पूछना नहीं चाहिए, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही पहले ही क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट और उसके आसपास में जितने मटेरियल्स हमारे घूमते हैं सर्कुलर पाथ में, वो आपकी मटेरियल साइकिल होती है। आप इससे समझ पा रहे हैं, मटेरियल प्लस साइकिल। और ये अल्टीमेटली जो है आपकी फूड चेन्स के थ्रू घूमती है, और अल्टीमेटली डिट्रियस कंपार्टमेंट में जाती है, जहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं बेसिकली लास्ट में डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। मटेरियल साइकिल पूछेगा तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। लेकिन आपसे मटेरियल साइकिल पूछेगा तो सिर्फ 2 नंबर में पूछेगा। अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो कार्बन साइकिल के साथ आएगा, क्योंकि कार्बन साइकिल में आपको एक इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाना पड़ता है, जो कि ये रहा। तो कार्बन साइकिल क्या है, मटेरियल साइकिल है, सेम ऐसे ही है। कार साइकिल थी, इसमें मटेरियल यानी भौतिक चीज होगी, कार्बन साइकिल में साइकिल होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि निकलता है प्लांट से, उसके बाद जाता है फोटो, पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है प्लांट से, उसके बाद जाता है फोटोसिंथेसिस में, जहाँ पे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं, उसको सिंथेसाइज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फूड बनाती हैं, उससे फूड मटेरियल को इनटेक करती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। उसके बाद ही प्रोड्यूसर्स के द्वारा आगे सर्कुलेट होता है। उसके बाद ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम भी एज एन एनिमल और एज एन ह्यूमन बीइंग हम कार्बन रिलीज करते हैं बैक टू द सराउंडिंग्स, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आप सबको ही पता होगा। और डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज के
प्लांट्स और एनिमल की डेड बॉडीज होती हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और सम पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ग्रीन प्लांट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल डिकम्पोजिशन, और इसके बाद जो है कोल बनता है, एंड बाय बर्निंग ऑफ कोल, लास्ट में जो कोल बर्न होता है उससे भी ऑयल और CO2 निकल के रिटर्न हो जाती है एयर में। तो बेसिकली पूरी तरह से साइकिल है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लो। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ना समझ में आया रट लो, बिल्कुल ये आपको बना के ही आना है अगर ये क्वेश्चन आता है कार्बन साइकिल तो। अगर इन केस 2 मार्क्स में आए तो आप खाली डेफिनेशन लेके आना, अगर फुल मार्क्स में आता है तो आपको डायग्राम बनाना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द लंदन स्मोक एंड द भोपाल गैस ट्रेजेडी। सो स्मोक क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लो, स्मोक नहीं, स्मोक नहीं जो आप सब लोग करते हो, मैं तो नहीं करता। स्मोक, स्मोक क्या है, ये डेराइव स्मोक से हुआ है। स्मोक माने धुआं और फॉग माने धुंध, तो इन दोनों को मिलके बना है स्मोक। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ द स्मोक एंड द फॉग इज कॉल्ड स्मोक, इट्स कॉल्ड ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन। ओरिजिनल नेम है मिक्सचर ऑफ, देखो, स्मोक एंड फॉग इन द एयर। सो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, सल्फर ऑक्साइड होती है, स्मोक ऑफ पर्टिकुलर अमेजोन अमंग अदर्स। सो अब बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये तो नहीं था, हमारा क्वेश्चन था लंदन स्मोक क्या होता है। ये ट्रेजेडी हुई थी बहुत पहले। सो इसमें क्या था, मेन इसकी डेफिनेशन ये है, रिजल्ट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड। हमारे एयर में सल्फर ऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो गई थी, सल्फर जिससे कि जो हमारे सांस लेने में जो है लंदन में बहुत दिक्कत हुई थी, और जो सल्फर ऑक्साइड निकलती थी वो निकली थी सल्फर ब्यूरिंग फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि कोल को जलाने से। आप देखते होगे जब भी कोयला जलता है तो काफी सारा धुआं निकलता है ना। तो ये आप देख सकते हैं लंदन का ही उसी टाइम का फोटो है, इसमें कितना सारा धुआं है और आप इसको देख सकते हैं महानुभाव को। तो बात कर लेते हैं मेनली लंदन स्मोक, ये इस द ग्रांड या फिर ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के भी नाम से भी जानती है। तो ये बेसिकली इंसिडेंट हुआ था आपका 1952 में। समटाइम्स कॉल्ड द बिग स्मोक के नाम से भी आ सकता है, ग्रांड ग्रेट स्मोक, या फिर लंदन स्मोक के नाम से आ सकता है। ये आपका 1952 के एंड में यानी दिसंबर के महीने में हुआ था। दिसंबर 1952 इम्पोर्टेंट है। इट इज लास्टेड फ्रॉम फ्राइडे 5 दिसंबर टू ट्यूसडे 9 दिसंबर, यानी कि 4 दिन हमारा पूरा स्मोक ही रहा था पूरे लंदन में। और जैसे ही आपका क्लाइमेट चेंज हुआ तुरंत ही स्मोक गायब हो गया। लेकिन इट वाज सो थिक, इट ब्राउट रोड एयर एंड रेल ट्रांसपोर्ट टू वर्चुअल स्टैंडर्ड। ये इतना थिक था, यानी इतना था, आपका स्मोक इतना गाढ़ा था, इतना मोटा था देखने में कि कुछ आप समझते हो ना यार, सुबह सुबह कोहरा हो जाता है तो कुछ नहीं दिखता, बेसिकली वो ही था ये। बस लंदन वाले लोग होते हैं वो अपना बना देते हैं अपना अलग। तो इतना थिक था कि रोड पे कोई भी बस नहीं चल पाई थी, और ना एयर प्लेन चल पा रहे थे ना रेल चल पा रहे थे, सारे वर्चुअल स्टैंडर्ड से जैसे खड़े थे वैसे ही रह गए। और ये इवेंट लंदन में काफी रिमेम्बर करा जाता है। बेसिकली हमारे इंडियन सिनेरियो की बात करें तो सर्दियों में हर सुबह ये देखा जाता है, गर्मियों में दिवाली पे दिल्ली में पटाखे वटाखे सब होते हैं, हमें तो इन सब के आते हैं तो हम तो इनसे डरते नहीं है। ठीक है, लंदन स्मोक के बारे में पूछा था वो मैंने आपको बता दिया। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये आप सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। भोपाल गैस ट्रेजेडी भोपाल डिजास्टर के नाम से भी जानती है, गैस लीक इंसिडेंट था इंडिया में, और सबसे वर्ल्ड वर्ल्ड का वर्स्ट इंसिडेंट है गैस लीक का, जो आपका 2 और 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। इन द यूसीआई यानी यूनियन कार्बिज इंडियन लिमिटेड, एक प्लांट था, पेस्टिसाइड्स प्लांट था कीटनाशक का, भोपाल में मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल है मध्य प्रदेश में, इतना याद रखना। ठीक है, इसमें क्या था, MIC यानी कि मिथाइल आइसोनाइट, इसका लीकेज हो गया था अदर केमिकल से मिलकर के, जिससे इसके एक्सपोजर में 100 of 1000 यानी कि हजारों लोग मरे थे। तो एक्सीडेंट क्या था कि 2 और 3 दिसंबर की रात को
1984 में एमआई एक वाटर टैंक एंटर हुआ था E610 नाम से, जिसमें 42 टन एमआईसी था। एमआईसी क्या होता है? मिथाइल आइसोनेट, जो कि बहुत हजारडस गैस होती है। इससे क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई थी, जिससे कि टैंक जो है वो फट गया था। तो काफी गर्म इसमें से एमआईसी निकली थी। 30 मेट्रिक टन आपकी एमआईसी पूरी स्केप हो गई थी टैंक में से विद इन 45 से 60 मिनट। 1 घंटे के अंदर अंदर 30 टन मिथाइल आइसोनेट पूरा फैल गया था, जिससे कि ये इंसिडेंट हुआ था। और फैक्टर्स क्या थे गैस लीक में? पहला ये था कि एमआईसी हमने लार्ज टैंक में रख रखा था, और पुअर मेंटेनेंस था, फेलियर ऑफ सेवरल सेफ्टी सिस्टम। भाई सेफ्टी नहीं थी, फट गया तो कोई सेफ्टी होनी चाहिए, कोई सेफ्टी नहीं थी। सेफ्टी सिस्टम सारे पैसों को बचाने के लिए बंद कर दिए थे। प्लांट लोकेशन क्लोज टू द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, जहां पर पॉपुलेशन थी उसके पास में ही प्लांट था। प्लांट थोड़ा दूर होना चाहिए। अनडिजायर्ड सेफ्टी डिवाइसेस थे, जो अंडर साइज सेफ्टी डिवाइस काफी छोटे थे। तो डिपेंडेंस ऑन मैनुअल ऑपरेशन, ऑटो ऑपरेशन कुछ नहीं था, सब कुछ मैनुअल था। ठीक है, इतना ही। बस आपको याद इतना रखना है, लंदन स्मोक, आप स्मोक में, स्मोक क्या होता है? स्मोक क्या होता है? लंदन में हुई थी। ये किससे हुई थी? सल्फर ऑक्साइड से हुई थी। 1952 में हुई थी। और ये दोनों ही इंसिडेंट ही दिसंबर में हुए थे, ये 5 से 9 के बीच में। और 1952 में, ये 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को। इसमें याद रखना, यूसीआई में हुआ था, एमआईसी इसमें लीक हुआ था। और ये सब इसके वो है, सब इसके फैक्टर्स देख लेना और एक्सीडेंट देख लेना ये क्या था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसिड रेन। एक बार क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। What is acid rain? Name the gas responsible for acid rain. Discuss the causes, effect, and remedies of acid rain on the environment and ecology. So acid rain क्या होता है? नाइट्रोजन और सल्फर, इनके ऑक्साइड जो होते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं रेन में, रेन वाटर में, जो कि फॉर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 फॉर्म करते हैं। और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। और ये ऊपर जाते हैं एज अ क्लाउड की फॉर्म में। उसके बाद जो रेन होती है उसकी पीएच वैल्यू, ये हमेशा याद रखना, पीएच वैल्यू, एसिडिक वैल्यू होती है इसकी 5.6 से कम होती है, तो ऐसी रेन एसिडिक रेन कहलाई जाती है। इसके दो सोर्स होते हैं, मैंने आपको बताया, ऑक्साइड ऑफ सल्फर यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज होते हैं एटमोस्फेयर में बाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये कहाँ से आते हैं? फॉसिल फ्यूल जो जलाते हैं, कोयला वगैरह, उससे आते हैं। और वाइल दूसरा इसका जो सोर्स है वो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यानी NO। ये रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में बाय द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड सोर्सेज, यानी कि हमारे भट्टे वगैरह चलते हैं, बस वगैरह चलती है, उससे आते हैं। सो बेसिकली इसका एक डायग्राम है, ये आपको बनाना है, अगर 7 मार्क्स में आता है तो एक बार इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लो। ये देखो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड ऑक्साइड एवेपोरेट होकर के गर्मी की वजह से ऊपर क्लाउड में जाते हैं। क्लाउड में वाटर होता है, H2 से मिलते हैं। और फिर जब H2 से, जब ये रेन होता है तो ये आपकी एसिड रेन होती है। देखो H2SO4 यानी कि नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 एंड नाइट्रिक एसिड, ये जो रेन है ये आपकी एसिड रेन है। बाकी इसका डिटेल्ड आपको देखना है तो आपको रेफर करनी है मेरी वन शॉट वीडियोस। अब बात करते हैं इसके कॉसेस की। तो कॉसेस मैंने आपको बता दिया कि गैस निकलती है इंडस्ट्रीज से। फ्यूल जब बर्न होता है बसेस में तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, और ये सब एटमॉस्फेयर में जाते हैं, रेन वाटर से रिएक्ट करते हैं और एसिड बनाते हैं। अब इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये मैंने अपनी वन शॉट वीडियो में एक्सप्लेन किया, वहां से आप अच्छे से देखना। बाकी मैं ब्रीफ बता देता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। ओके, अब सल्फर डाइऑक्साइड निकलती कहाँ से है? मैंने आपको बताया था, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। अब ये दोनों रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, जो कि वाटर से रिएक्ट करती है, ऊपर इवेपोरेट होके सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2O, ये बनती है आपकी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली ये आपकी पहली इक्वेशन है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन आपकी ये है, ये ऑटोमोबाइल ऑफ के एग्जॉस्ट से निकलती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, फिर बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपकी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनाती है HNO2 और प्लस HNO3। ये आपके दोनों ही नाइट्रिक एसिड हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के ऑक्साइड्स हैं। ओके, ये सेकंड इक्वेशन है। बाकी डिटेल में मैंने इस पे बना रखी है अपनी वन शॉट वीडियो में, फुल एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इफेक्ट देख लो भाई। एसिड रेन के पहला इफेक्ट है इरिटेशन इन आइज, स्किन ऑफ ह्यूमन बींग्स। बारिश से आंखों में परेशानी हो जाती है, स्किन पे परेशानी हो जाती है। बिल्डिंग्स में भी डिटरेशन हो जाता है। डिटरेशन माने क्वालिटी में डिग्रेड होना। स्पेशली मार्बल, यानी कि आप ताजमहल देख सकते हैं, जैसे जैसे बारिश होती है एसिड रेन से वो पीला पड़ता जाता है। ये बिल्डिंग्स को डैमेज करता है, मेटल्स ब्रिजेस को डैमेज करता है, स्टोन स्टैचू जितने भी होते हैं उनको डैमेज करता है। लेक एसिडिफिकेशन रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक जो तालाब के अंदर, झीलों के अंदर जितने भी जानवर होते हैं उसमें पानी में एसिड मिल जाता है, तो एसिडिक नेचर हो जाता है, उनकी लाइफ को भी दिक्कत होती है। और हाँ, आखिरकार जो सोइल्स की जो उत्पत्ता होती है उसको भी कम करता है ये। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिफाइन द स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन। ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस स्कीम लॉन्च्ड फॉर वुमेन एजुकेशन। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा सर क्वेश्चन जो कि मैंने रीड कर दिया है, आप एक बार देख लेना। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ वीडियो के, या फिर पिन कमेंट पे जाओ, वहां पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, मतलब टाइप करे हुए मेरे खुद के, हैंड रिटन मिल जाएंगे, लिखे हुए। लेक्चर के नोट्स चाहिए, लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। और सब कुछ, क्वांटम चाहिए क्वांटम मिल जाएगी, और ये इसका सॉल्यूशन चाहिए सब मिल जाएगा, मतलब डिटेल सब कुछ मिल जाएगा, सब सब्जेक्ट का। आप एक बार विजिट कर लेना। तो वुमेन एजुकेशन क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कोई भी कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि पब्लिक हो प्राइवेट हो, उसके द्वारा कोई भी ऐसे इफेक्ट लिए जाए जिससे कि वुमेन की एजुकेशन में हेल्प हो, तो ये सब आपके वुमेन एजुकेशन के अंदर आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर आते हैं वुमेन एजुकेशन के लिए। तो स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसीज पूछ रहा है, नीति पूछ रहा है वुमेन एजुकेशन को लेकर के। तो ये कुछ ऐसी नीतिज हैं सर, इसमें आपको नाम लिखने हैं। साक्षर भारत मिशन फॉर फीमेल लिटरेसी, सब ये फीमेल के लिए है। सबला यानी कि राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, राइट टू एजुकेशन, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, महिला संघ, राष्ट्रीय मध्य माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड धनलक्ष्मी स्कीम। ये सारी स्कीम है, इनके बारे में एक बार आप अच्छे से देख लेना, बाकी वन शॉट वीडियोस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करें हम इंडिया में, तो कुछ फेमस वुमेन एजुकेशन की स्कीम ये है आपकी। पहली है सर्व शिक्षा अभियान, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है। दूसरी है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल, जो कि मैंने बताया। इसमें क्या है, फ्री यूनिफॉर्म्स और टेक्स्ट बुक्स बढ़ती हैं, सब डिटेल में मैंने बता रखा ऑलरेडी, मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ इसका। ठीक है, फिर एसएसए के अंदर क्या है, वोकेशनल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी दी जाती है गर्ल्स को। नॉन फॉर्मल एजुकेशन आप समझ सकते हैं, जो गर्ल्स के लिए नेसेसरी होती है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। गर्ल्स इससे रिलेट कर पाएंगी। ओके, मैं ओपनली नहीं बोलना चाहता। सेकंड आपके है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सेटअप फॉर, इसमें क्या होता है कि स्पेशली आपकी एसटी, एससी और ओबीसी की गर्ल्स के लिए होती है। इसमें रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाते हैं, हॉस्टल्स वाले। इसमें अर्ली एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन होता है, इसमें अर्ली चाइल्डहुड के लिए छोटे बच्चों को ही बताते हैं, उनकी गर्ल्स को, सिबलिंग्स को, यानी उनके भाई बहनों को भी इसमें, गर्ल्स स्पेशली उनको लिया जाता है। ठीक है, चौथा है महिला सामर्थ्य, एमएस प्रोग्राम, वो मैंने बताया। इसमें सारी एजेस की गर्ल्स ली जाती हैं, नॉट स्पेशली गर्ल्स, वुमेन्स भी इसमें आती हैं। इसमें इकोनॉमिकली उनको शिक्षित करा जाता है, फोन के बारे में, सिलाई मशीन के बारे में। एडल्ट वुमेन को स्पेशली दिया जाता है उनके, इसमें फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। बेसिकली गर्ल्स को, आप बॉयज सारे इसको छेप आना, गर्ल्स इसको समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। फिफ्थ है आपका मिड डे मील, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए नहीं होता है, लेकिन हाँ इसमें चांसेस होते हैं गर्ल्स, ये इसका जो पर्पज यही है कि ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स स्कूल जाएं। इससे मिड डे मील में क्या है, बच्चों को खाना मिलता है, और कास्ट बेसिस जो चीजें होती हैं कि SC ST जनरल कास्ट बेसिस चीजें होती हैं, वो भी इसमें एक साथ खा सकें। होता कुछ नहीं है मिड डे मील में, बच्चों को
लंच में खाना बांटा जाता है, उसमें सब लोग नीचे बैठ के आराम से एक साथ खाते हैं। और लास्ट है आपकी द एजुकेशन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी MWCD, जिसमें आती है बालिका समृद्धि योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, किशोरी शक्ति योजना, ये सब फंडेड होती है MWCD के अंदर। ठीक है, इसका डिटेल आप वन शॉट वीडियो में देख लेना। बाकी कंटेंट चाहिए तो कंटेंट यही लिख के आना आपको डिटेल में, अच्छे से 2 या 3 पेज में। बाकी ये देखो, आपको वन शॉट वीडियो पूरी फुल मिल जाएगी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फुल एक्सप्रेशन यूनिट नंबर 1, सारे इंपोर्टेंट आंसर मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। प्लीज इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और इसकी फुल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये देखो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको लिंक से ना खुले तो आप सीधे सर्च करना आई टेक वर्ल्ड नोट्स टेलीग्राम पर जाकर के। आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें एज सुन एज पॉसिबल। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है मैं इस पर डाल देता हूँ। आपको नोट्स देखो, आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको ये एक ये मिलेगी लेटेस्ट एनवायरमेंटल इकोलॉजी की गूगल ड्राइव मिलेगी। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। गूगल ड्राइव खोलोगे आपके लिए एनवायरमेंटल इकोलॉजी का सब कुछ कंटेंट आ जाएगा आपके सामने। अब मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी में बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके 2 पार्ट होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 2 पार्ट है, ए और बी। इसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। इसमें पहला है फूड चेन, कंसेप्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। और दूसरा क्वेश्चन है EIA, एनवायरमेंटल इफेक्ट असेसमेंट। सो फूड चेन एंड फूड वेब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने 2 मार्क्स वाली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। इसकी आप डेफिनेशन यहाँ से देख लो। बस डिफरेंस यही है, आप इसमें डायग्राम में देखो अच्छे से। ये जो फूड चेन होती है आपकी लीनियर होती है, और फूड वेब जो होता है आपका कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है वन शॉट वीडियो में अपनी 2 मार्क्स वाली में। तो वहां पे जाके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। डायग्राम आपको यहीं से चेपना है पूरा सेम, और डेफिनेशन आपको यहाँ से चेपनी है। ठीक है, डेफिनेशन और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सिंगल पाथ होता है, आप देख पा रहे हैं। इसमें मल्टीपल पाथ है, देखो कोई भी कहीं भी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंटल इफेक्ट असेसमेंट। इसमें यह है, इसमें इसका मैं आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करा जाता है किसी भी इंडस्ट्रीज को रिलेटेड, जैसे मान के चलो सिविल इंडस्ट्रीज, मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसको शुरू करने से पहले उसका EIA होगा। इसके लिए पूरी प्रोजेक्ट होगा, पूरा टीम होगा, पूरा फॉर्मल प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं, डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें ये देखा जाता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भट्टा बना रहे हैं ईंटों का, तो उसको बनाने से पहले हमें देखा जाता है कि इसमें एनवायरनमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। हम पॉपुलेटेड भोपाल गैस ट्रेजेडी से सीख सकते हैं। अगर हम पॉपुलेटेड एरिया पर कीटनाशक का प्लांट खोल देंगे तो कितना वर्स्ट कंडीशन होगा, कि लाखों लोग मरे गए थे। तो ये कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक EIA होता है, जिसके प्रोसेस होता है। पहला प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग, दूसरा स्कूपिंग, डेवलपमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवायरमेंटल बेसलाइन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की इम्पैक्ट, प्रेडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट, इवैल्यूएशन, आइडेंटिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिव्यू, डिसीजन मेकिंग, कोडिसीजन, लास्ट में ऑडिटिंग। तो 7 मार्क्स में आएगा। आपको ये डायग्राम बनाना है, ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये सारे एक्सप्लेन करने पॉइंट। दो दो तीन तीन लाइन में तो करना, कम से कम 3 3 पेज भरने पड़ेंगे आपको 7 मार्क्स में फुल मार्क्स देने के लिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसमें क्या सब प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग होती है, स्कोपिंग होती है, डेवलपमेंट, ये मैंने डिटेल में भी इसकी बात कर रखी है ऑलरेडी। वन शॉट वीडियो में जाके आपको देख लेना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, सिमिलरली इसमें भी ए पार्ट है, बी पार्ट है। आपको एक करना जो आपको बेस्ट आता हो। पहला है व्हाट इज डिफोरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई क्या है। दूसरा, एनुमरेट द डिस्कस द वेरियस कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट, हाउ कैन दे बी कंट्रोल्ड। दूसरा है आपका वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। आपके दो तरीके के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं और नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल बोलते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम डिफोरेस्टेशन क्या होता है। पर्पसफुल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्टेड लैंड, यानी जितने भी वन होते हैं, जंगल, उनकी जानबूझकर कटाई करी जाए, वो डिफोरेस्टेशन होता है। ऐसा नहीं कि गलती से हो गई या फिर
ओ सॉरी, अपने आप हो गई बाई नेचर, तो वो डिफोरेस्टेशन नहीं होगा, तो पर्पसफुल यानी जानबूझकर जो करी जाए, जैसे कि पुष्पा मूवी में करी थी चंदन की लकड़ी की कटाई, वो आपका डिफोरेस्टेशन होता है। डेफिनेशन आप पूरी इसमें पढ़ लेना। कॉसेस क्या होते हैं डिफोरेस्टेशन के? ओवर पॉपुलेशन की डिमांड, लॉगिंग, टिम्बर का प्रोडक्शन यानी हमारे जितने भी गेट वगैरह बनते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, मतलब पहले क्या होता था, काफी सारे बाग वगैरह होते थे, बाग बगीचे। अब क्या है, उसमें इतना फायदा नहीं रहा, तो इसलिए उनको काट काट के सब उसको फील्ड बनाया जा रहा है। फॉरेस्ट फायर, कई बार आग लग जाती है, माइनिंग हो जाती है, माइनिंग में आरडीएक्स वगैरह चलता है। ये सारे कॉसेज हैं। बात कर लेते हैं इफेक्ट्स की। तो डिफोरेस्टेशन के इफेक्ट्स होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉइल इरोजन इफेक्ट, अफेक्ट ओजोन लेयर, एसिडिक ओशियन, अफेक्ट वाइल्ड लाइफ, लीड्स टू ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ जाता है। सो बेसिकली आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दे रहा हूँ, और नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप एक्सप्लेन कर लेना। अब बात करते हैं इसके मेजर्स की। तो डिफोरेस्टेशन कैसे बचाया जाता है? एजुकेशनल कैंपेन चलाए जा सकते हैं। हरित क्रांति एक तरह से कैंपेन चला था। डिफोरेस्टेशन, पेड़ को दोबारा उगा सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन होने होने चाहिए, जैसे कि पुष्पा मूवी में था ना कि चंदन की लकड़ियों का आप सप्लाई नहीं कर सकते, सिमिलरली वो रिन्यूएबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज होने चाहिए, पेपर कंजप्शन कम होना चाहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी सोर्सेज होते हैं और जो डेवलप होते हैं लॉन्गर टाइम पीरियड में, वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर। अब इसमें आपको एक्सप्लेन कर देना है कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। तो मैंने सारे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, और आप इसमें से भी देख लेना। और नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल बोलते हैं, कन्वेंशनल को नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, आप उल्टा ही ये बात याद रखना। और ऐसे होते हैं ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जो इनएग्जॉस्टिबल होती है, यानी कि कभी खत्म नहीं होती, और रीजनरेट हो जाती है छोटे से स्पेन ऑफ टाइम में। व्हाइल ऑन दी अदर हैंड आपके नॉन रिन्यूएबल होती है, जो खत्म हो जाती है, यानी एग्जॉस्टिबल होती है। ऐसी कौन सी सोर्सेज होते हैं? लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल, ये सब आपकी नॉन कन्वेंशनल होती है। इसमें आपको अंदर लिखना है सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी इसके बारे में, बायोमास क्या होता है, बायोगैस क्या होती है, विंड एनर्जी क्या होती है, टाइडल एनर्जी भी, ये सब आप लिख सकते हो, एक बार पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर फिर भी ना समझ में आए तो वन शॉट वीडियो मेरी जरूर देखना आप, आधे घंटे में काम हो जाएगा आपकी 1 यूनिट का, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। इसमें भी वही सेम पैटर्न है। पहला क्वेश्चन है मेजर एमिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज, कॉस्ट, इफेक्ट एंड हाउ कैन दे कंट्रोल। सेकंड है गिव suitable example to causes, effect, remedies of waterborne, water induced diseases। ठीक। सो हमारे जो मोस्ट व्हीकल्स होते हैं, यानी कि कार्स और ट्रक्स, वो स्मोक निकालते हैं, हार्मफुल गैसेस निकालते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एयर में जाती है, जिससे कि सीरियस एयर पोल्यूशन होता है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट 71% ऑफ पॉल्यूशन का इफेक्ट कर दे, पॉल्यूशन का वो होता है कारण। इफेक्ट्स क्या होता है एयर पोल्यूशन का? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड SO2, सल्फ्यूरिक एसिड CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन CH4, मीथेन, डस्ट, ये सारे एयर पोल्यूटेंट है, ये सारे इनके इफेक्ट है। इससे ब्लड पॉइजनिंग होती है, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इससे एसिड रेन होता है, इससे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इससे SO2 यानी एसिड रेन होता है, इससे ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी एक्सप्लेन किया है। और डर से रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये मैं सब मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर गया हूँ, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ। और बाकी कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होता है? कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? और अबेटमेंट यानी बचाव, सॉरी, कंट्रोल माने बचाव, और अबेटमेंट माने लॉ। ठीक है। एनवायरमेंटल के बारे में एजुकेशन दे सकते हैं, पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं,
और क्या कहते हैं, पेट्रोल की जगह ईवीज का, व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं। ये रहा सब, देखो व्हीकल पॉल्यूशन से जो भी निकलता है उसका कंट्रोल ये है। रेगुलर इंटरवल पर अपना पॉल्यूशन चेक कराओ, पेट्रोल कम अच्छा वाला चेक यूज करो, सीएनजी यूज करो, बायोफ्यूल यूज करो, फिल्टर कैटेलिक कन्वर्टर का यूज करो। कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन कैसे कम कर सकते हैं, लार्ज स्केल प्लांटेशन करो फैक्ट्री के आसपास। ग्रीन ग्रीन बेल्ट डिजाइनिंग होती है, ये आपकी फैक्ट्री है उसके आसपास सारा प्लांट्स होगा तो इससे कम होगा पॉल्यूशन, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। आप सारा प्रोसेस आपको पता ही ऑलरेडी। और रेजिडेंशियल एरिया से अपनी इंडस्ट्री दूर बनाओ, टॉल चिमनीज बनाओ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पेसिपिटर का यूज करो। और बाकी ये सारे कंट्रोल हैं, यानी कि बचाव। और एबेटमेंट माने होता है लॉ, यानी कि रूल। रूल इसका ये है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है 1981। इसको भी अगर आपको जानना है तो मेरी वन शॉट वीडियोस के लेक्चर जरूर देखना। फिर आता है आपका वाटर बोर्न डिसीज, दूसरा वाटर इंड्यूस्ड डिसीज। वाटर बोर्न डिसीज जल जनित, यानी कि जो जल से बनते हैं, यानी वाटर से जो भी कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसको पीने से जो भी बीमारियां होती हैं, डिसीज होते हैं, वो आपके सारे वाटर बोर्न डिसीज होते हैं। वाटर माने पानी, बोर्न माने जनित, यानी कि गंदे पानी, कंटेमिनेटेड वाटर को पीने से जितने भी डिसीज होते हैं वो वाटर बोर्न डिसीज होते हैं। डेफिनेशन में सिमिलर यही लिखा है, वाटर बोर्न डिसीज आर डिस्प्यूड बाय ड्रिंकिंग द कंटेमिनेटेड वाटर। The water may be contaminated due to feces of human and animal which contain pathogenic microorganisms। जिसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिसीज होता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन सब आपको मिल जाएगा। इसमें टाइफाइड हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है। ये इसके रिस्पॉन्सिबल पैथोजन का नेम है सेलोमेना टाइप बैक्टीरिया, वाइब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया। तो ये डिसीज है, ये इसके टाइप है। और सेकंड आपका वाटर इंटू डिसीज, जितने भी डिसीज होते हैं जल प्रेरित होते हैं, यानी कि एक वो होता है प्रोटोजोआ नाम का ऑर्गेनिज्म होता है, उससे जितने भी डिसीज होते हैं वो आपके वाटर इंड्यूस्ड डिसीज होते हैं, लाइक मलेरिया, डेंगू। ये आपके सारे वाटर डिसीज हैं। मलेरिया होता है आपका पैरासाइट प्लाज्मोडियम से, और ट्रांसमिट होता है एनोफिलिस मॉस्किटो से। और डेंगू आपका ट्रांसमिट होता है मॉस्किटोज एडिस एक्वाइटी फाउंड इन अर्बन एरियाज। सो ये कुछ वाटर बोर्न डिसीज के टाइप्स हैं, ये उनके कॉसिंग एजेंट हैं, ये उनके इफेक्ट्स हैं। ये मैंने सब डिटेल में पढ़ा रखे हैं आपको, एक बार यहाँ भी देख लो। अगर आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए तो यहाँ देखो, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। तो सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज ओजोन होल, डिस्कस द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, कॉसेज इफेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। सेकंड है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें से आपको जो अच्छे से आता है आपको वो करना पड़ेगा। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, हमारा जो सन है और जो हमारी अर्थ है उसके बीच में लेयर है ओजोन लेयर, O3। ठीक है। और जो दिन ब दिन डिप्लेट होती जा रही है, यानी डिप्लेट माने घटती जा रही है, ठीक है। ये आप डायग्राम से एक बार देख लेना। ये आपका ओजोन लेयर है, डिप्लेशन माने इस लेयर का कम होना। ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ अर्थ ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर है, ये ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, थिन माने पतली होती जा रही है। ओजोन हेल क्या, होल क्या होता है, ओजोन होल होता है ये ही डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये भी याद रखना, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। यही आपका ओजोन होल होल होता है। और इसका मेन एजेंट होता है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि निकलता है आपका रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सब से। इससे हमें नुकसान क्या है, आपकी जो हमारे एटमॉस्फेयर के और सन के बीच में जो ओजोन लेयर होती है वो पता है क्या करती है, उसका काम ये होता है जितनी भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेज होती है जो सन से निकलती है, ये देखो आपका सन है, ये आपकी यूवी रेज है, ये इनको इनको हमारे तक आने से बचाती है। और जो ओजोन लेयर की थिकनेस है वो DU में नापी जाती है, डॉप्सन यूनिट, ओके। और ये धीरे धीरे डिप्लेट होती जा रही है तो ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, और ये जो होल है वो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कहलाती है, ओजोन होल।
जो कि आपका सीएफसी से होता है, ठीक। फिर कुछ ओडीएस, एक टर्म आता है ओडीएस, होते हैं ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं, जैसे कि सीएफसी, जो आपका निकलता है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और एसी से, हेलोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोक्लोरोफॉर्म। हेलोजन आपका निकलता है फायर एक्सटिंग्विशर से, कार्बन टेट्राक्लोराइड निकलता है आपका सॉल्वेंट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से, मिथाइल क्लोरोफॉर्म आपकी निकल रही है एडेसिव और एजोल से, और सिमिलरली हाइड्रोक्लोरोफॉर्म आपके फायर एक्सटिंग्विशर एयर कंडीशनर से निकलते हैं। ये है इसकी पूरी प्रोसेस है, इसको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा मेरी वन शॉट वीडियोस में। इसमें क्या है कि यूवी रेज ब्रेकअप हो, ये आपकी यूवी रेज है, ब्रेकअप होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, जो कि सेपरेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में फिर सेपरेट हो जाती है। ये सेपरेट ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फिर ज्वाइन हो जाते हैं, जो कि O2 बनाते हैं, ऑक्सीजन से O2 बनता है, उसके बाद ही फिर मर्ज होकर के O3 बनाते हैं। तो ये आपका प्रोसेस है एक तरह से, जिसमें यूवी रेज आपकी ब्रेक होके O2 बनाती है, O2 मॉलिक्यूल्स जो कि सेपरेट एटम्स में कन्वर्ट होती है, ये आपकी यूवी रेज है। यूवी रेज, ये आपका O2 मॉलिक्यूल है, जो O2 एटम बन जाते हैं, ये O2 एटम्स ज्वाइन हो जाते हैं O2 मॉलिक्यूल्स में, और ये O2 मॉलिक्यूल ज्वाइन ज्वाइन होकर O3 बनाती है। O3 आपकी होती है ओजोन गैस। ये आपका सारे ही, अभी इसमें एक पार्ट था आपको बताना था कि कॉसेज इफेक्ट कंट्रोल क्या होता है। तो देखो, कॉसेज आपके ये रहे, ओजोन डिप्लेशन के इफेक्ट्स आपके ये रहे, और कंट्रोल यानी कि सॉल्यूशन आपके ये रहे। तो इन सबको आप अच्छे से पढ़ लेना, बाकी मैंने अपनी वीडियो में सब बता रखा है, वहां आप देख लेना। क्योंकि देखो 3 घंटे का पेपर होता है आपके पास, 3 घंटे का टाइम होता है, सब कुछ यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे भी 3 घंटे लगेंगे, आपको भी 3 घंटे लगेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम वेस्ट हो। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर पूरा 3 घंटे का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। फिर आता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रेडिएशन आती है, जो सन से निकलती है, जो एब्जॉर्ब कर ली जाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस में, जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती स्पेस में। तो ये आपका डायग्राम है, एक बार देख लेना, ये आपका सन है, इसमें से रेडिएशन निकल रही है, और ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, ये रिफ्लेक्ट बैक आकर के अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होनी थी, जो कि नहीं हो पा रही, और सन अर्थ में ही एब्जॉर्ब हो रही है। तो एक बार आप डायग्राम ये अच्छे से देख लेना, यही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसेस, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। मेनली निकलती कहाँ से है ये देखो, फिर डायग्राम देखो आप, और सुनो अच्छे से, डायग्राम सारे बना के आना, हेडिंग सारी लिख के आना, क्वेश्चन नंबर क्लियर लिखना, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, आप बिल्कुल दिक्कत मत करो। और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? एक ऐसी गैसेस होती है जो एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएशंस को अपने अंदर, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बना देती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता ही है क्या होता है, सन से रेडिएशन निकलती है जो अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती है, वापस नहीं जा पाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं? ऐसी गैसेस जो इन रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, की निकलती कहाँ से? फैक्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल से, डिफॉरेस्टेशन से। देखो, व्हीकल से निकल रहा है CO2, बर्निंग ऑफ कोल से निकल रहा है, बर्निंग ऑफ ट्रीज से निकल रहा है, ठीक है। ये आपकी तीन मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि निकलती है फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, डिफॉरेस्टेशन से। दूसरी है मीथेन, जो कि निकलती है लिवस्टॉक पैडी फील्ड्स यानी पराली जलाने से, बायोमास बर्निंग से, ट्रांसपोर्ट से, कोल माइनिंग से, सीवेज से। तीसरी CFC से, CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जहां भी आए आप लिख देना, फ्रिज से और एसी से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से। तीसरी है NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड, वो निकलती है आपकी फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, फर्टिलाइजर से, बायोमास बर्निंग से, डिफॉरेस्टेशन से, और मैन्युअल मैनेजमेंट से।
अब आ चुके हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एनजीओ क्या होता है, और ब्रीफ डिस्कस द ई पी एक्ट। मैंने बताया था अपने इम्पोर्टेंट वीडियोस, इम्पोर्टेंट ऑल 5 यूनिट्स की मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रखे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। एक बार उससे भी आप देख लेना, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन बताए थे। पिछली बार 70 नंबर का पेपर था, उसमें सिर्फ 9 नंबर के 70 में विदाउट चॉइस बता रहा हूँ मैं, मात्र एक एक 7 नंबर क्वेश्चन और एक 2 नंबर क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने नहीं बताया था। बाकी पूरा विदाउट चॉइस, यानी 14 नंबर का सेक्शन ए, 35 नंबर का सेक्शन बी और सेक्शन सी, सारे क्वेश्चन उसी में से आए थे जो मैंने बताए थे। इस बार आप देख लेना अच्छे से एक बार और। एनजीओ क्या होती है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि आ, कोई कैंपेन चलाती है हमें रिलीफ करने के लिए, जैसे कि ब्लाइंड पीपल्स होते हैं उनको रिलीफ करने के लिए। तो एनजीओ आपको पता है क्या होता है, बाकी डिटेल वीडियो में देख लेना। इसके रूल होते हैं, प्रोवाइड बेसिस सोशल सर्विस, एडवोकेट कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ द पुअर। ये कुछ एनजीओ के फंक्शन होते हैं, यानी एनजीओ क्या करता है ये देख लेना एक बार आप। ह्यूमन राइट, चाइल्ड राइट, पॉवर्टी, एनिमल एजुकेशन, इन सबको आप अच्छे से देख लेना। बस आपको इनको एक्सप्लेन करना है, ना एक्सप्लेन कर पाओ तो मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पे पढ़ के आ जाना चाहिए, इन केस नहीं आता तो आप वीडियो देख लेना एक बार। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ईपीए द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था 1986 में, जिससे कि प्रोटेक्शन यानी और इम्प्रूवमेंट, यानी कि प्रोटेक्शन माने बचाव, एनवायरमेंट का बचाव कर सकें, इम्प्रूवमेंट यानी उसको बढ़ा सकें। तो ये वो रूल था, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, ये याद रखना, 1986। विद द ऑब्जेक्टिव्स के क्या थे? प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। ये आया आपका 2 मार्क्स में आए या फिर 7 मार्क्स में आए, लिखना आपको यही है कि 1986 में आया था। ऑब्जेक्टिव्स का ये था, प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। ये रूल जो था 1986 में अंडर सेक्शन 6 आया था, और सेक्शन 6 और 25 दो सेक्शन के अंडर था, जिसका एम ये था, सेटिंग एंड एनफोर्सिंग और स्टैंडर्ड फॉर इमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन के डिस्चार्ज के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकले थे। ये आर्टिकल 253 के अंडर था, सेक्शन 6 एंड 25। इसमें दो आर्टिकल है, constitution which provide the enactment and legislation for giving effect to international agreements। इसके दो आर्टिकल है, 48A, 48, 51A। तो इनको अच्छे से देख लेना। 48 में क्या था कि सारे स्टेट्स हैं उनको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है। 51 में क्या था? एवरी सिटीजन को अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव इसका सब यही है, मेन इसका यही लिखना है आपका, द एक्ट टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। बाकी डिटेल में आप इसे मेरे वन शॉट वीडियो के लेक्चर में देख लेना। और इसके फीचर्स आप देख लेना, साइलेंट फीचर्स ऑफ ईपी है, ये सारे यहाँ से पढ़ लेना, ना पढ़ पाओ इसमें सारे मेन फीचर्स यही हैं कि इस लॉ में सारे मैनुअल्स दिए थे, कोड्स दिए थे, रूल्स एंड रेगुलेशन दिए थे, स्टैंडर्ड दिए थे कि एक गाड़ी में से इतना धुआं निकल सकता है, और जो इंडस्ट्रीज होंगी वो पॉपुलेटेड एरिया से दूर होंगी, और क्या कहते हैं आसपास ग्रीन बेल्ट होगी। ये सब इसके साइलेंट फीचर्स है, बाकी आप वन शॉट वीडियोस में देख लेना। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर हैंडेड नोट्स, क्वांटम एंड द स्टडी मटेरियल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और कमेंट मैंने पिन कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना इसको। कोई क्वेश्चन हो कोई भी तो कमेंट करना, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। और बाकी ऑल द बेस्ट योर एग्जामिनेशन, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी सारी वन शॉट वीडियोस जरूर देखना, 7 मार्क्स वाली भी और 2 मार्क्स वाली भी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी देख लेना एक बार, और टाइम बचे तो स्ट्रेटेजी वीडियो भी देख लेना। अच्छे मार्क्स कैसे लाए, ऑल द बेस्ट, विश यू द बेस्ट लक। थैंक यू।